Hello student, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको हिंदी कविता के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो, आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ही आपका कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इतना तो आप स्टडी के लिए कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको हिंदी कविता, जो आपका प्रारंभिक काल से आधुनिक काल तक की जो हिंदी कविता का जो सब्जेक्ट है, उसके 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो हमसे पूछा गया है। उसमें तुलसी की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए, तुलसीदास की भाषाशैली की विशेषता लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछी गई। एक तो हमसे जो तुलसीदास जी थे वो उनकी भक्ति भावना के बारे में पूछा गया, और उनकी भाषाशैली की विशेषताओं में हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख दें। परिचय में हम आपका जो तुलसीदास जी का परिचय है, एक तरीके से छोटा सा परिचय दे देंगे कि जो आपके तुलसीदास जी थे वे आपके एक महान कवि थे। उन्होंने हिंदी का उनका एक अलग ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो उनकी रचना थी वे आपकी भगवान श्री राम के प्रति तो थी, साथ ही उसमें आपकी जो अनन्य भक्ति थी वो भी दिखाई देती थी, जो कि जनसाधारण को धार्मिक और नैतिक मूल्य की शिक्षा भी देती है। जो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना मानी जाती है वो आपकी रामचरितमानस मानी जाती है, जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हर वर्ग के लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और समझी भी जाती है। तो जो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो आपकी अलग ही लेवल पे थी। उनकी जो भावना थी वो अत्यंत गहरी थी, और उनकी जो भाषा शैली थी वे सरल, भावनात्मक और प्रभावशाली थी। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे तुलसी की भक्ति भावना की विवेचना, एनालिसिस ऑफ तुलसीदास डिवोशन। तो जो उनकी सबसे पहली भक्ति भावना थी वो आपके राम के प्रति थी। तो राम के प्रति उनकी अखंड भक्ति थी। तो जो तुलसीदास जी थे वे भगवान राम को सबसे ज्यादा मानते थे। उनकी जो आधे से ज्यादा रचनाएं वे आपके भगवान राम के समर्पित ही है। तो वे जो उनकी भक्ति भावना थी वो राम के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उन्होंने राम को एक राजा योद्धा के रूप में तो बताई, साथ उन्होंने उसे परम ब्रह्म, परम आत्मा और एक जो उनका आचरण है उस आचरण को संपूर्ण विश्व द्वारा, जो संपूर्ण विश्व उसके द्वारा अपनाया जाए, इस रूप में उन्होंने बताया। तो उन्होंने राम को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया। तो ये आपके उनकी जो पहली भावना की विवेचना थी वो राम के प्रति अखंड भक्ति थी। सेकंड जो आपका निर्गुण सगुण समन्वय। तो जो आपके तुलसीदास जी थे वे निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं को मानते थे। उन्होंने निर्गुण को भी उसी लेवल तक माना और सगुण को भी उसी लेवल तक माना, जिससे कि दोनों का संतुलन बना रहे। वे मानते थे कि जो आपका ईश्वर है वो एक ही है, लेकिन उसकी भक्ति सगुण रूप में करना अधिक सरल और सुलभ है। अर्थात उन्होंने कहा जो ईश्वर है वो आपका एक ही है, परमात्मा एक ही है, उसकी जो भक्ति है वो सगुण रूप में करना अधिक सरल और सुलभ हो जाता है। थर्ड जो आपका है वो आपका भाव प्रधान भक्ति आया। उनकी जो भक्ति भावना थी उसमें श्रद्धा, प्रेम, सेवा, समर्पण और विश्वास प्रमुख था, और वे पूजा पाठ को ही नहीं बल्कि अपने सच्चे मन से प्रभु की सेवा और स्मरण को असली भक्ति मानते हैं। अर्थात जो तुलसीदास जी थे वे कहते थे कि मंदिर जाने से या आपका कोई मंदिर जाने से या पूजा पाठ करने से ही आप भक्त साबित नहीं होगे। अगर आप कहीं पर भी हो और अपने सच्चे मन से ईश्वर को याद कर रहे हो तो वे भी आपकी एक भक्ति मानी जाती है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका सर्जन हिताय भक्ति आता है। तो तुलसीदास की जो भक्ति थी
वो केवल अपने उद्धार तक सीमित ही नहीं थी। वे कहते थे कि जो समाज के सभी लोग हैं वे राम की भक्ति करें और जो राम के जीवन की जैसी उनके आचरण जो है कि उनके आदर्श थे उन सभी को प्राप्त करे और जो आपके जीवन के दुख हैं उनसे मुक्त हो सके। उन्होंने लोक भाषा में भक्ति को प्रस्तुत कर इसे जन जन तक पहुंचाया। फोर्थ आपका जो है वो आपका नारी के प्रति आदर भाव आया। तो जो तुलसीदास जी थे, जो उनकी भक्ति थी, जो उनके आपकी रचनाएं थी, उनमें सभी में नारी को माँ, बहन और देवी के रूप में ही माना गया। उनका जो स्त्रियों के प्रति जो आदर भाव था वो बहुत ही अधिक था। वे मर्यादा और शील को भक्ति का आवश्यक मानते थे, जो कि उन्होंने आपका जो पुरुषोत्तम राम जी है उनको एक मर्यादा के उनकी मर्यादा को सबसे बेस्ट बताते हुए संपूर्ण आपका जो समाज था उसको उसी मर्यादा को अपनाने के लिए कहा। तो ये हमने आपका उनकी भक्ति भावना की विवेचना कर ली। अब हम आपकी उनकी कुछ भाषा शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सरल और जन सामान्य की भाषा। तो जो तुलसीदास जी थे वे आपका अवधी और ब्रज जैसी जो लोक भाषा थी उनका प्रयोग करते थे, जिससे उनकी जो रचनाएं थी वो आम जनता तक पहुंची, वे उनको इजीली समझ सके और जो उनकी आपकी रचनाएं थी वे लोकप्रिय हुई। और उनकी जो भाषा थी वो कठिन संस्कृत न होकर सरल, भावप्रवण और प्रभावशाली थी। तो ये आपकी उनकी जो भाषा थी वो आपका सरल, भावप्रवण और प्रभावशाली थी। सेकंड जो आपका आता है वो आपका काव्य सौंदर्य आता है। तो जो तुलसीदास की कविता उसमें रस, छंद, अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। उन्होंने राम के चरित्र और जीवन को इतनी भावनात्मकता से वर्णित किया है कि उसमें पाठक का हृदय भी द्रवित हो जाता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका धार्मिक और नैतिक संदेश आता है। तो जो उनकी भाषा शैली है उसमें केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि गंभीर धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी समाहित है। वे जो उनकी भाषा थी उसको केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं मानते थे बल्कि आध्यात्मिक साधना का उपकरण भी मानते थे। फोर्थ आपका जो है वो आपका लोकप्रियता और प्रभाव आता है, जिसमें जो तुलसीदास जी की भाषा शैली थी उसमें लोक जीवन की झलक, कहावतें, मुहावरे और लोक के विश्वास आदि देखने को मिलते थे, जिससे कि जो आपके जो उनकी रचना देखने वाले, सुनने वाले व्यक्ति थे उनको वो हृदय को छू जाती थी और इसलिए उनकी जो रचनाएं है वह अधिक प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी बन गई। फिफ्थ आपका संगीतात्मकता आता है। तो उनकी जो भाषा है उसमें आपके एक संगीत की मिठास भी मिलती है, जैसे कि आपके जो रामचरितमानस उनकी जो प्रमुख रचना है, प्रमुख ग्रंथ है, उसमें दोहे, चौपाई, सोरठा जो आदि छंद है वे छंदों में लिखे गए हैं जिन्हें गाकर पढ़ने की परंपरा भी है। तो ये हमने आपकी उनकी कुछ भाषा शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं बता दी। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो उनकी भक्ति भावना थी वो अत्यंत गहरी, सजीव और आत्मिक थी। उनका जो हिंदी साहित्य में आज भी स्थान है वो आपका एक सर्वोपरि रहा है और वे भक्ति को केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बताते बल्कि जीवन का सार भी बताते हैं। और जो उनकी भाषा है वो आपकी सरल और भावनात्मक भाषा है जिससे कि लोगों के हृदय को छू जाती है। वे एक महान भक्त तो थे ही, साथ ही वे अद्वितीय कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे हिमालय के आंगन में प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना व्यक्त हुई, इस कथन के बारे में हमें समीक्षा करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो आपका हिमालय के आंगन जो आपकी रचना है इसके जो आपके संपादक या लेखक माने जाते हैं वे आपके जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, जो कि आपके छायावादी युग के एक प्रमुख कवि थे। उन्होंने जो उनका काव्य था, जो उनकी रचनाएं थी उसमें राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव, मानवता और आध्यात्मिक चेतन इन सभी का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। जो उनके हिमालय के आंगन जो आपकी जो रचना है उसमें भारत की सांस्कृतिक मानता और राष्ट्रीय चेतना का गहरा संदेश मिलता है और जो आपकी कविताएं भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रकट करती है और हमें अपने अतीत की मानता का स्मरण कराती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे जो आपके प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है उसका हमें एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। तो जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे वे कहते कि भारतीय संस्कृति केवल पूजा पाठ या परंपराओं तक सीमित ही नहीं है बल्कि वो आपका एक समृद्ध, ज्ञानपूर्ण और उदात्त जीवन दृष्टि भी है। उन्होंने भारत की मानता को विश्व के सामने गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया और अपने जो काव्य थे उसके माध्यम से लोगों में स्वाभिमान, एकता और जागरूकता पैदा करने का कार्य भी किया। तो ये हमने आपके प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का परिचय देख लिया। अब हम आपका कविता में व्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की तर्कसंगत समीक्षा कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है हिमालय का प्रतीकात्मक प्रयोग।
तो जो आपकी ये कविता है इसमें हिमालय को एक मुख्य रखा गया है। उसको बताया गया है कि जो आपका हिमालय है वो आपका एक पर्वत ही नहीं है, बल्कि वो भारत की आत्मा और गौरव के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। और हिमालय से ही हमारे महादेव जी है, जो हमारे शिव जी है, उनकी जो जीवन यापन माना जाता है वो हिमालय पे ही माना जाता है। इसलिए जो हिमालय है वो भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। और कवि ने हिमालय को विश्व कल्याण का केंद्र भी बताया है। सेकंड आपको जो आता है वो आपका भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक आती है। तो जो आपकी हिमालय के आंगन में जो भी आपकी कविता है, इसमें भारत शिक्षा, ज्ञान, साधना, विज्ञान और आध्यात्मिकता में अग्रणी था। तो इसमें कवि ने बताया कि जो हिमालय है उसमें ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहां विश्व को धर्म, शांति और ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। थर्ड आपका जो आता है वो आपका भारतीय संस्कृति का आदर्शवाद आता है। तो कविता में हमें ये पता चलता है कि भारतीय संस्कृति केवल भौतिक उन्नति की बात ही नहीं करती, बल्कि जो मानव कल्याण और आत्मिक विकास है उसकी बात भी भारतीय संस्कृति करती है। तो कवि कहता है कि भारत का उद्देश्य केवल स्वयं का विकास करना ही नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना भी एक आपका भारत का उद्देश्य है। फोर्थ आपका जो आया वो आपका राष्ट्र प्रेम और आत्मगौरव आया। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने कहा कि पाठकों के मन में भारत के प्रति गर्व और प्रेम की भावना जागृत होनी चाहिए, और वे कहना चाहते थे कि हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए। फिफ्थ जो आपका है वो आपका भारतीयता की यूनिवर्सल भावना आई, जिसमें कविता में भारतीय संस्कृति को किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित न मानकर उसे सर्व मानवता के कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। और जो आपका ये दृष्टिकोण था ये एक व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक चेतना को प्रकट करता है। तो इतना सब लिखने के बाद हमने आपका जो कविता में व्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना थी उसकी तर्कसंगत समीक्षा कर ली। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका हिमालय के आंगन में जो कविता थी वो आपको एक प्राकृतिक सौंदर्य का तो चित्रण करती ही है, साथ ही वो आपकी एक गहरी राष्ट्र और सांस्कृतिक चेतना का आपका उदाहरण भी माना जाती है, क्योंकि जो आपका हिमालय है वो आपका बहुत ही सांस्कृतिक रूप से और परंपरा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए आपका अलग ही माना जाता है। और ये कविता पाठकों को प्रेरित करती है कि वे अपने देश का संस्कृति विरासत पर गर्व करें और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भागीदारी बने। इसलिए जो आपकी ये कविता थी ये आपके काव्यात्मक सौंदर्य से भरपूर रही है, साथ ही एक जागृत राष्ट्र आत्मा का भी परिचायक मानी जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है उनको फरमान कविता के आधार पर नागार्जुन की भाषा शैली पर विचार कीजिए और उनको परिणाम कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो जो आपका नागार्जुन द्वारा उनका परिणाम कविता है उस पर हमें उनकी भाषा शैली बतानी है और इस कविता का प्रतिपाद करना है। तो इसकी प्रस्तावना में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका उनको परिणाम जो कविता है, जो रचना है वो आपके नागार्जुन द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें हिंदी के जन कवि माना जाता है। और उनकी जो काव्य थे उसमें आम जनता की आवाज, संघर्ष और संवेदनाओं की बड़ी सजीवता मिलती है। तो उनकी जो उनको परिणाम रचना थी उसमें शोषित, वंचित, मेहनतकश और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सम्मान और श्रद्धा देती है। और ये कविता आपकी एक सामाजिक दृष्टिकोण और विचारधारा है। इसमें आपका 11 प्रतिपाद तो है यह, साथ ही ये भाषा शैली भी इसकी अत्यंत प्रभावशाली और लोकधर्मी रही है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लें। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे उनको परिणाम कविता का प्रतिपाद, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शोषितों के प्रति सम्मान। तो आपकी जो ये कविता है ये समाज के उन लोगों को परिणाम अर्पित करती है जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, जैसे कि किसान हो गए, मजदूर हो गए, रिक्शा वाले हो गए या गरीब बच्चे हो गए। तो नागार्जुन उन सभी को प्रणाम करते हुए इस कविता को लिखते हैं और इसमें आपको बोलते हैं कि जो आपके ये वर्ग होते हैं जो आपके जीवन भर संघर्ष करते हैं, उन सभी को समाज में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सेकंड जो आपका है वो आपका वंचित वर्गों की महत्ता है। तो इसमें नागार्जुन कहते हैं कि यह मेहनतकश लोग समाज की असली रीढ़ है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो जो समाज है वो ठप हो जाएगा। इसलिए ये जो आपकी कविता है श्रम की महत्ता और मानव गरिमा को भी बताती है। थर्ड आपका सामाजिक न्याय और समता का संदेश आती है। तो जो कविता है इससे हमें पता चलता है कि समाज में सभी लोगों को समान सम्मान मिलना चाहिए और जो वर्ग भेद, जाति भेद और जो अमीरी गरीबी की जो बीच की खाई है उसको पाटने के लिए आपको ये कविता आपको एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका जनता के संघर्ष का चित्रण आता है।
तो इस कविता में आम लोगों के संघर्ष, अभाव, पीड़ा और मेहनत को पूरी संवेदना के साथ दर्शाया गया है, जो कि किसी नायक या राजा की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि जो जननायक है उनको सलाम करती है, उनको प्रणाम करती है। तो इतना सब लिखने के बाद हमने आपका इस कविता का प्रतिपाद कर लिया। अब इसकी जो भाषा शैली थी नागार्जुन जी की, उनकी कुछ भाषा शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो उनकी भाषा थी वो सरल और सहज थी। इसमें जो नागार्जुन अपनी भाषा का उपयोग करते थे वो आपकी आमचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा होती थी। उन्होंने कठिन और क्लिष्ट शब्दों से परहेज किया ताकि जो उनकी बात है वो मोस्टली हर व्यक्ति तक, समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सेकंड आपका है जनभाषा का प्रयोग। तो उनकी जो भाषा उसमें देशज शब्द, मुहावरे और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है और इससे कविता अधिक जीवंत और प्रभावशाली भी बन जाती है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक शैली आता है। तो इसमें नागार्जुन ने अपनी भाषा में कहीं कहीं कटाक्ष और व्यंग का प्रयोग भी किया है, जिससे जो उनकी बात है वो और भी तीखी और असरदार बन जाती है। और तो जो आता है वो आपका सजीव चित्रण और भाव प्रवणता आता है, जिसमें कविता में लोगों का उल्लेख है वो उनका इतना जीवंत और यथार्थ चित्रण किया गया है कि पाठक उन्हें अपने आसपास महसूस कर सकता है। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण आता है, जो कि उनकी जो भाषा शैली है उससे पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। वे किसी एक वर्ग या सत्ता के पक्ष में नहीं बल्कि आम जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और साथ ही जो उनकी भाषा है वो जन कविता की भाषा भी उसको मानता है। इतना सब लिखने के बाद उनकी जो भाषा शैली की कुछ विशेषताएं थी वे हमने देख ली। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका उनको परिणाम कविता है वो जन भावनाओं से जुड़ी हुई, जो आपके जो लगातार आपके जो संघर्ष करते रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का संदेश है कि उनको जो अनदेखा कर दिया जाता है उनके महत्व को बताया गया है इसमें। और इसका जो प्रतिपाद है वो सामाजिक समता, न्याय और श्रम का महत्व देती है। और जो उनकी भाषा शैली है वो सरल, सहज, जन सामान्य की बोली में और पूरी तरह यथार्थपरक है। इसलिए जो उनकी जो कविता है उनको परिणाम, उसमें वे समाज को एक नई दृष्टि देने का कार्य करते हैं। और ये आपकी साहित्यिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, साथ ही आपके सामाजिक परिवर्तन की चेतना से भी परिपूर्ण है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सूरदास की भक्ति भावना के बारे में पूछा गया, साथ ही जो आपकी बीती विभावरी जागरी कविता उसके बारे का काव्य सौंदर्य में हमें इसमें लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिख के, प्रस्तावना में हम आपके यही लिखेंगे जो आपका सूरदास जी है वे आपके सगुन भक्ति धारा के एक अद्वितीय रतन माने जाते हैं। और उनकी जो रचना है वो मोस्टली आपके श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम भावना और भक्ति की भावनात्मक स्थिति का चित्रण करती है। उनकी रचनाओं में भाव, भक्ति और काव्य सौंदर्य मिलते हैं। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है बीती विभावरी जागरी, जो कि आपकी बाल श्री कृष्ण की जो लीला है, जो उनकी प्रेम भावना है उससे ही जुड़ी हुई मिलती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लें। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे सूरदास की भक्ति भावना पर विचार। तो अब हम आपका सूरदास की भक्ति भावना पर विचार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम आता है। तो जो आपका सूरदास जी का जीवन था वो आपका श्री कृष्ण पर टिका था। उन्होंने श्री कृष्ण को केवल भगवान ही नहीं माना, उन्होंने अपने जीवन का हर संबंध श्री कृष्ण के साथ रखा। मित्र, सखा, पुत्र और प्रेमी का जो संबंध है उस सभी में उन्होंने अपने श्री कृष्ण को माना। सेकंड आपका सगुन भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण आता है। तो जो सूरदास जी थे उन्होंने ईश्वर को साकार रूप में अनुभव किया और उनका भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग है, जहां भक्ति में भाव, समर्पण और सेवा प्रमुख है। थर्ड आपका आता है मानव रूप में ईश्वर का चित्रण। उन्होंने जो श्री कृष्ण थे उनको एक बालक के रूप में चित्रित किया, जो रोता, खेलता है, माखन चुराता और माँ से जिद करता है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो सूरदास जी थे उन्होंने श्री कृष्ण के बाल जीवन का चित्रण किया है, जिससे कि भक्त को ईश्वर से आत्मीयता का अनुभव भी होता है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका भावनात्मक शक्ति आता है, जिसमें जो सूरदास की भक्ति है उसमें गहरा भावुकता और हृदय की पुकार है। वे ईश्वर से वार्तालाप करते हैं, शिकायत करते हैं, रूठते हैं और प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। फिर तो जो आपका आता है वो आपका नारी पात्रों की भक्ति आता है, जिसमें सूरदास ने यशोदा, राधा और गोपियों की जो पात्रों का जो चित्रण किया है वो आपका बहुत ही अत्यधिक सुंदर ढंग से किया है। और इन्हीं पात्रों के माध्यम से उन्होंने भक्ति की भावपूर्ण और समर्पण स्थिति को दर्शाया है। तो ये हमने आपको सूरदास की भक्ति भावना पर विचार कर लिया। अब हम आपका बीती विभावरी जागरी कविता का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले प्रकृति का सुंदर चित्रण आता है। तो जो बीती विभावरी जागरी कविता है इसमें सूरदास ने प्रातःकालीन दृश्य का अत्यंत सुंदर और सजीव वर्णन किया है।
पक्षियों को चहकाना, फूलों की खुशबू, कोयल की कूक, ये सभी कुछ मिलकर एक जीवंत प्राकृतिक छवि प्रस्तुत करते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आपका संगीतात्मकता और लय आती है। तो कविता में ताल, लय और संगीत की मधुरता भी मिलती है। अगर इसे गाया जाए तो ये आपका और भी प्रभावशाली बन जाती है। तो सूरदास की जो कविता है वह श्रवण सुख के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। थर्ड आपका आता है आलंबन और उद्दीपन का प्रयोग, जो कि सूरदास ने कविता में नायिका के जागरण के बहाने आध्यात्मिक जागरण का संदेश दिया है, और जो उनकी ये कविता है वो भक्ति में जागरूक होने की प्रेरणा भी देती है। फोर्थ आपका उत्कृष्ट चित्रात्मकता आता है, जिसमें जो कविता के शब्द है उनसे लगता है कि जो जैसे एक सुंदर चित्र आंखों के सामने उभर रहा हो, जहां सुबह की रोशनी, कलियों की मुस्कान और वातावरण की ताजगी महसूस होती है। फिफ्थ आपका भक्त और भगवान का संबंध आता है। तो जो कविता थी ये आपकी बीती विभावरी जागरी, इसमें भक्त और भगवान के गहरे संबंध को दिखाया गया है, जहां विभावरी का बीतना और जागने की पुकार आत्मा को ईश्वर की ओर जागृत करने का प्रतीक बन जाता है। तो ये मैंने आपको कविता का कुछ काव्य सौंदर्य बता दिया। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम आपका यही लिखें, जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं वे आपके सूरदास जी माने जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, प्रेम और भारमुक्तता से भरपूर आपका एक तरीके से उनकी जो रचनाएं हैं उनकी सभी उसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, प्रेम मिलेगा। और उन्होंने सगुण भक्ति को हृदय से जिया और कविता में सजीव किया। और जो उनकी एक कविता है उसमें प्रकृति का सौंदर्य, भक्ति की प्रेरणा और काव्य की मिठास मिलती है। और जो उनकी आज की रचनाएं हैं वे आज भी पाठकों के हृदय को छूती, झकझोरती और जागृत करती है। यह उनकी भक्ति और काव्य का असली चमत्कार भी है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका जो आंसर नंबर 4 था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कबीर की भाषा पर प्रकाश डालने के लिए पूछा गया है, और कबीरदास की सामाजिक चेतना का विवेचन हमें इसमें करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि भक्ति युग के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। कबीरदास जी ने सत्य, प्रेम, भाईचारा और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया है समाज को। साथ ही जो उनका समय था उस समय अंधविश्वास, जात पात, धार्मिक पाखंड और भेदभाव अधिक थे। तो इन सभी को माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक चेतना और सुधार का बीड़ा उठाया, और उन्होंने सीधी सहज और लोक भाषा में जो उनकी रचनाएं थी उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा, जो कि आज भी लोगों के दिलों को छूती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लें। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे कबीर की भाषा पर प्रकाश, जिसमें आपका सबसे पहले आता है साधारण जन की परिभाषा भाषा। तो कबीर ने साधारण बोलचाल की भाषा में रचनाएं लिखी जिसे आम लोग आसानी से समझ सके। उन्होंने खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी अरबी, फारसी और पंजाबी शब्दों का मिश्रण करके एक सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी किया। सेकंड जो आपका आता है वो आपका सीधी और प्रभावशाली भाषा आता है। तो उनकी भाषा में किसी भी तरह का कोई बनावटीपन नहीं मिलता है। वे जो भी कहते हैं उसे सीधे और बेबाक ढंग से कहते हैं। इसी कारण जो उनकी भाषा उसमें गहरी चेतना और प्रभाव भी देखने को मिलता है। थर्ड आपका आता है प्रयोगात्मक और लोक शैली। इसमें जो कबीर की भाषा उसमें लोकतया, कहावतें, प्रतीक, बिंब और व्यंग का चित्रण भी मिलता है। और जो उनकी बोलचाल की शैली है उसमें गूढ़ बातें कह देते हैं, जिससे उनको जो साहित्य, ज्ञान और अनुभव का भंडार है वो बन चुका है। फोर्थ आपका भावनात्मक और लय आता है, जिसमें जो उनकी भाषा है वो सरल है लेकिन उसमें गहरी भावनात्मकता और संगीतात्मकता मिलती है। उनके दो लयबद्ध होते हैं और सुनने में कर्णप्राय भी लगते हैं। फिफ्थ आपका प्रभावशाली और प्रतीक और बिंब आता है, जिसमें कबीर ने गहरी बातें कहने के लिए रोजमर्रा की चीजों को प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जैसे पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। इससे जो उनकी भाषा थी वो अधिक जोगरिक और जीवंत भी हो जाती है। तो ये तो हमने आपका कबीर की भाषा पर प्रकाश डाल लिया। अब हम आपका कबीरदास की सामाजिक चेतना का विवेचन कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले जात पात का विरोध आता है। तो जो आपका कबीर जी का जो आपका समय था उस समय में जातिवाद और छुआछूत का विरोध उन्होंने किया, और इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर की नजर में सब बराबर है, फिर इंसान इंसान में भेद क्यों। उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सेकंड आपका जो आता है वो धार्मिक पाखंड पर प्रहार आता है। जो उनका समय था उसमें हिंदू मुस्लिम के जो अंधविश्वास और भारी आडंबरन थे उन सभी का उन्होंने विरोध किया। वे मंदिर, मस्जिद, पूजा और नमाज की बजाय भीतर की सच्ची भावना को ईश्वर की भक्ति मानते हैं। थर्ड आपका जो आता है वो आपका मानवता का समर्थन आया। उन्होंने जो सबसे बड़ा धर्म बताया वो मानव सेवा और प्रेम को बताया। उन्होंने कहा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका समानता और भाईचारे का संदेश आता है। तो उन्होंने समाज में समानता, आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, और जो उनके विचार थे वे समाज को जोड़ने वाले और जागरूक करने वाले थे।
फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका आत्मा और सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरणा आता है, जिसमें जो कबीरदास थे उन्होंने व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि, सच्चे ज्ञान और विवेकपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने को कहा। वे भारी पूजा की बजाय भीतर की अनुभूति को श्रेष्ठ मानते थे। तो इसी तक प्रकार से ही हमने आपका कबीरदास की सामाजिक चेतना का विवेचन कर लिया। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका कबीरदास जी थे उनकी भाषा सरल और स्पष्ट थी और वो प्रभावशाली और गूढ़ भी रही है। उन्होंने आम जनता की भाषा के जीवन के बड़े सत्यों को उजागर किया और जो उनकी रचनाएं थी उसमें सामाजिक चेतना और उस युग के अंधकार में एक तरह के एक प्रकाश की तरह, एक बिजली की तरह थी, जिससे लोगों को सोचने समझने और बदलने की दिशा दी मिली। और वे आपके एक कवि तो थे ही, साथ ही वे आपके समाज सुधारक, संत और विचारक भी थे। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक माना जाता है जितना कि उनके समय में माना जाता था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से में हमसे बिहारी रस सिद्ध कवि है स्पष्ट कीजिए, और साथ ही हमें पाठ्यक्रम में निर्धारित बिहारी की दोहों की विशेषताएं भी लिखनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपके बिहारी जी थे, जो आपके बिहारी लाल जी थे, उसमें कवियों ने प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार की अभिव्यक्तियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी छोटी छोटी रचनाओं में गहरे भाव भर देने वाले कला में वे निपुण थे। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसमें आपके 700 दोहे थे, उसका नाम था सत्सई, जो श्रृंगार, भक्ति और नीति पर आधारित था, इसलिए उन्हें रससिद्ध कवि भी कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार का कवि जिसके रसों का गहरा ज्ञाता और कलाकार हो, और उनके दोहे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लें। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जो बिहारी जी है वे रससिद्ध कवि क्यों है, जिसमें आपका सबसे पहले रीजन आता है श्रृंगार रस की उत्कृष्टता। तो जो बिहारी जी की कविता है उनमें आपके श्रृंगार रस उचित रूप में देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने नायक नायिका के मनोभाव को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका रस की गहराई कम शब्दों में आता है। तो बिहारी केवल 2 पंक्तियों में ही अपने पूर्ण दृश्य, भावना और स्थिति को जीवंत कर देते हैं। यही उनकी रस सिद्धता का प्रमाण भी है। थर्ड आपको जो आता है वो भावों का संक्षिप्त लेकिन प्रभावी चित्रण आता है। चाहे वो नायिका का संकोच हो, चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो या विरह का दुख हो, वे सभी बिहारी ने सबको सुंदर प्रतीकों और इशारों के माध्यम से गहराई से प्रस्तुत किया है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका काव्यगत कला पूर्णता आता है, जिसमें बिहारी के दोहे भाव, भाषा, अलंकार, लय और प्रतीक में इतने समृद्ध होते हैं कि जो पाठक होते हैं वे उनके रस में डूब जाते हैं और उनकी भाषा में कला और भाव का संतुलन भी देखने को मिलता है। तो ये हमने आपका बिहारी रससिद्ध कवि क्यों थे ये देख लिया। अब हम आपको जो पाठ्यक्रम में बिहारी जी के दोहे हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संक्षिप्त में विस्तार। अर्थात जो उनके दोहे होते हैं वे आपके 2 पंक्तियों के होते हैं, लेकिन उसमें जो उनका अर्थ होता है वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें उनका गहरा भाव, सुंदर दृश्य और सूक्ष्म अनुभूति समाई हुई होती है। जैसे कि उनका जो एक दोहा है वो कहत नटत रीजत खिंचात, मिलत खिलत लजियात, भरे बोहे तीर नयन नचावत, नारी सिखावत पिया। तो इसमें जो नायिका के अलग अलग भाव है उसको उन्होंने संक्षेप में बताया। सेकंड आपको जो है वो आपका अलंकार योजना है, जिसमें बिहारी के जो दोहे थे वे रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष जैसे जो आपके अलंकार थे उन सभी से मिलकर बने थे, जिससे जो उनकी कविता थी उसको कलात्मक और प्रभावशाली रूप मिला। थर्ड आपका जो आता है वो आपका नायिका भेद और मनोविज्ञान आता है। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के नायिकाओं के भाव को बहुत ही सजीव और सटीक ढंग से चित्रित किया, जैसे कि अभिसारिका, विरहनी, सुलभा आदि का उन्होंने चित्रण किया था। फोर्थ आपका आता है कृष्ण भक्ति और प्रेम। तो जो भी उनके मोस्टली जो दोहे मिलेंगे वे राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़े हुए मिलेंगे। उसमें उन्होंने कृष्ण की छवि को श्रृंगार और भक्ति दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका चित्रात्मकता और नाट्यता आता है, जिसमें बिहारी के जो दोहे वे किसी चित्र या नाटक के दृश्य की तरह सामने आते हैं, जिसमें उनमें स्थिति, भाव और संवाद इतने जीवंत हो जाते हैं कि पाठक स्वयं उस दृश्य का हिस्सा बन जाता है। सिक्स्थ आपका सांकेतिकता और सूझबूझ आता है। जो बिहारी जी है वो 2 पंक्तियों में अपने दोहे लिखते हैं और उनमें ही वे संकेतों के माध्यम से पूरी बातें कह देते हैं। जो उनके दोहे उनको पढ़ने के बाद पाठक को अर्थ की परतें खोलने पड़ती है, जो उन्हें और भी रोचक बनाती है। तो इतना सब लिखने के बाद ये मैंने आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित बिहारी के दोहे की विशेषता बता दी। तो इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो बिहारी जी है वो वे श्रृंगार रस के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं, साथ ही वे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। उनको रससिद्ध कवि कहा जाता है क्योंकि उनकी छोटी रचनाओं में बड़ी बात कहने की कला होती है और उनके जो
दोहे हैं उनकी कुछ विशेषताएं है, जैसे कि काव्य सौंदर्य, रस भावना और कलापूर्ण, ये सभी उनके विशेषताओं के उदाहरण है। और जो ब्यारी के दोहे हैं वे आज भी पाठकों को भावना, कला और सौंदर्य के रस में डुबोते हैं। ये उनकी काव्य शैली की एक असली शक्ति है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, जो आपकी बीत गई सो बात गई कविता है उसमें क्या संदेश छिपा हुआ है, साथ ही जो आपकी ये कविता है इसकी मूल संवेदना के बारे में हम आपका इसमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो बीत गई सो बात गई जो कविता है, इसके जो लेखक माने जाते हैं वे हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। और उन्होंने इसी कविता के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव, दुख सुख, विफलता और बीते समय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अतीत में उलझे रहने की बजाय वर्तमान को स्वीकार करना और भविष्य को बेहतर बनाना ही जीवन की सच्ची समझ है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे कविता की मूल संवेदना। इसमें आपका सबसे पहले आता है अतीत को छोड़ने की भावना। तो कवि कहते हैं इसमें कि अतीत चाहे आपका कैसा भी रहा है, कितना भी अच्छा रहा है, कितना भी बुरा रहा है, आपको अतीत के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, कि जिससे कि आपका जो मार्गदर्शक है, जो आपका मार्ग है, वो आपका सशक्त हो सके और आप अपने दुख पछतावे को छोड़ दे। सेकंड आपका आता है वर्तमान की महत्ता। कवि का ध्यान जो वर्तमान है उस पर केंद्रित रहता है। वे कहते हैं कि जो आपका अब का टाइम है उसको आप बेस्ट बनाओ, वही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी होती है। इसलिए हमें वर्तमान को सजाना, समझना और संवारना चाहिए। थर्ड आपका सकारात्मक सोच का भाव आता है। तो जो कवि थे वे एक जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण है। वे हमें हिम्मत देते हैं कि हम बीते समय की गलतियों को भूलकर नए उत्साह के साथ अपना जो वर्तमान है और जो भविष्य है उसको श्रेष्ठ बनाए। फोर्थ आपका आता है भावनात्मक गहराई और आत्मस्वीकृति, जिसमें कवि अपने निजी अनुभव के आधार पर एक भावुक लेकिन संतुलित संदेश देते हैं कि दुख या विफलता का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि उसे एक अनुभव के रूप में लेकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीना चाहिए। तो ये हमने आपका कविता की मूल संवेदना देख ली। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं कविता में निहित संदेश क्या क्या है, जिसमें आपका सबसे पहले दिखाया गया अतीत की जो चिंता है वो व्यर्थ है। इसमें कवि कहते हैं कि जो बीत चुका उसको आप भूल जाओ, वो आपका लौट कर कभी नहीं आएगा, ना आप उसमें किसी भी तरह का सुधार कर सकते हो। तो उसको याद करके आपको जीवन को बोझिल नहीं बनाना है। जो भी आपका वर्तमान समय है उसको आप ध्यान दो, और आपका जो अतीत है उसकी पीड़ा को छोड़कर ही हम आपके जीवन में शांति पा सकते हैं। सेकंड आपका आता है वर्तमान को सार्थक बनाना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो बीत चुका उसको आप भूल चुको, लेकिन जो आपका अब वर्तमान चल रहा है उसको आप श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो। ये वर्तमान में ही हमारे पास कार्य करने की शक्ति और अवसर होता है। थर्ड आपका खुश रहना एक कला होता है। कवि कहते हैं कि जीवन में खुश रहना चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसको मुस्कुराकर, सजाकर उसमें जीना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। यदि हमें अपने रोजमर्रा का जो जीवन है उसको अच्छा बनाना है तो हमें आपका मुस्कान उसमें लानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा भविष्य भी उज्जवल बन सकेगा। फोर्थ आपका आता है जीवन परिवर्तनशील है। तो कविता ये भी बताती है कि जो सुख या दुख है वे दोनों स्थायी नहीं होते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख होता है। तो इसलिए हमें आपका धैर्य और संयम से हमें हर समय को स्वीकार करना चाहिए। तो इतना सिर्फ लिखने के बाद हम आपका एक छोटी सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो जो बीत गई सो बात गई जो कविता है उसमें हमें यह बताया गया है कि हमें अतीत को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, हमें उसको भूल जाने में ही हमारी बुद्धिमानी है। और ये आपके हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, जिसमें जीवन को सकारात्मक, सुंदर और संतुलित रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें यही संदेश दिया गया है कि जीवन में आप आगे बढ़ो, वर्तमान को जियो और बीते हुए पीछे छोड़ दो। और ये केवल आपकी साहित्यिक रूप से ही सुंदर नई कविता है, बल्कि आपके जीवन को समझने की एक सरल, सशक्त और गहरी दृष्टि भी हमें प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे रईसों के सपूत कविता का कथ्य स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। साथ ही जो रईसों के सपूत कविता उसमें निहित व्यंग का विवेचन भी करने के लिए देखा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका प्रस्तावना में हम आपके यहीं लिखें जो आपका रईसों के सपूत आपकी जो कविता है या जो व्यंग है वो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, जिसमें वे स्वयं को पढ़ा लिखा, सभ्य और उच्च घराने का कहते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। इसलिए जो उनकी आज की कविता है वो आज के टाइम में मूल्यहीन, आलसी और आराम पसंद युवाओं पर तीखा कटाक्ष डालती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लें। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे
कि कविता का कथ्य क्या है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है बेरोजगार और निकम्मों युवाओं का चित्रण। तो जो उनकी ये कविता है ये आपका उन युवाओं को दर्शाती है जो अमीर परिवारों के लड़के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यापार या मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। वे हर समय नौकरी मिलने का बहाना बनाकर समाज और देश पर बोझिल बने रहते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो मजदूर वर्ग की मेहनत से तुलना आता है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि जो आपके मजदूर वर्ग है, जो आपके गरीब वर्ग है या खेतों में करने वाले जो किसान है, उनके शारीरिक श्रम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इसी बात की तुलना उन्होंने अमीर लोगों से की है और बताया कि जो गरीब लोग हैं वे अधिक मेहनतकश होते हैं। थर्ड आपका जो आता है वो नौकरी के प्रति गलत धारणा आते हैं। तो जो रईसों के सपूत है वे केवल कुर्सी वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसमें कम काम हो और ज्यादा आराम हो। वे किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं करना चाहते, अपने गौरव के विरुद्ध वे मेहनत करने को समझते हैं। फोर्थ आपका जो आता है वो समाज की सच्चाई को उजागर करना आता है। तो जो आपकी एक कविता ये हमारे समाज में व्याप्त आलस्य, वर्ग भेद, दिखावे और कर्महीनता की सच्चाई को सामने लाती है। तो ये हमने आपका कविता का कथ्य देख लिया। अब हम आपका कविता में निहित व्यंग का विवेचन कर लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यंग की सीधी चोट। तो जो नागार्जुन की शैली है वो उसमें व्यंग अत्यंत तीखा और प्रत्यक्ष मिलता है। वे उन युवाओं को चित्रित करते हैं जो पढ़ लिख कर भी लायक नहीं बनते हैं। सेकंड आपका रईसों के सपूत शब्द का तंज आता है। तो जो रईसों के सपूत है वो एक व्यंग्यात्मक संबोधन संकेत है जिसमें वे उन लोगों को दर्शाते हैं जो केवल पैसों के बल पर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं जबकि उनके आचरण में कोई ऊंचाई नहीं होती है। थर्ड आपका आता है आलसी जीवन शैली पर कटाक्ष, जिसमें कवि कहते हैं कि कैसे ये युवक दिन भर घरों में पड़े रहते हैं और अपने आराम और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और ये आपका एक वर्ग विशेष की मानसिकता पर भी तीखा व्यंग माना जाता है। फोर्थ आपका मूल्यहीन शिक्षा की आलोचना होती है। तो वे कहते हैं कि उनका जो डिग्री प्राप्त करना वो व्यर्थ माना जाता है क्योंकि उससे व्यक्ति में कर्तव्य बोध या आत्मनिर्भरता नहीं आती है। तो ऐसी शिक्षा का लाभ भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका भाषा और शैली में व्यंग आता है। तो जो नागार्जुन जी की भाषा है वो बहुत ही सीधी, आमचाल की और व्यंग्यात्मक भाषा है जो बिना किसी अलंकरण के नंगे सच को पाठकों के सामने रख देते हैं, जिससे कि जो कविता है उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तो ये हमने आपका कविता में नीति व्यंग का विवेचन देख लिया। इतने सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे जो रईसों के सपूत जो कविता है उसमें समाज के बेकार निकम्मे और उन लोगों की बात करिए जो आपका जरा भी परिश्रम करना नहीं पसंद करते हैं और वे डिग्री लेकर बैठ जाते हैं लेकिन उनकी डिग्री का किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होता। वो डिग्री आपकी हीन होती है क्योंकि वे किसी भी तरह का कोई भी श्रम करने के लिए नहीं पसंद करते। तो आज के जो युवा है उनको आलस्य और दिखावे से बाहर निकालने के लिए एक प्रकार की ये प्रेरणा देती है कविता, जिससे कि नागार्जुन की जो रचना है समाज को जगाने वाली और आईना दिखाने वाली कविता मानी जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें व्याख्या करनी है जिसमें हमें 2 सा प्रसंग दिए गए हैं। जिसमें आपका सबसे पहले कबीर माला पैराइए कुछ नहीं, गाठी हिरंदा की खोई, हरि चरणों चित्र आके तो अभयपुरी होई, कबीर केसो कहा बिसाड़िए जे मेड के बार, मन को काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। तो इसी तरीके से आपको कोई भी 2 सह प्रसंग दे देंगे अथवा करके जिनमें से आपको इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने अपने 11th तो 12th में अपने जो हिंदी में आप आंसर लिखते थे जिसमें आप क्या करते थे, आपको जब व्याख्या करनी थी आप एक संदर्भ लिखते थे। संदर्भ लिखने के बाद आप उसकी व्याख्या करते थे। उसके बाद आप उसकी काव्यगत विशेषताएं या फिर उसका जो भी भाषा शैली थे उसको लिखते थे और वो भाषा शैली लिखने के बाद आप उसका जो भावार्थ था उसको लिखते थे। देन आपका उससे जो निष्कर्ष निकला आप उसको लिख देते थे। तो इसी तरीके से हम आपका कबीर के दोहे की सप्रसंग व्याख्या बताते हैं। जैसे कि उनका जो दोहा है वो कबीर कैसो का बोडिया, इसमें हमने जो संदर्भ लिखा कि जो आपका ये दोहा है संत कबीर जी का है और ये समाज में व्याप्त ढोंगी साधु संन्यासियों की मानसिकता पर कटाक्ष करते हुए सच्चे वैराग्य और आत्मशुद्धि की बात करते हैं। व्याख्या में फिर हम लिखते हैं कि इसमें जो कबीर जी है वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम केवल सिर के बाल मुंडवाकर सोचते हो कि तुम संत या साधु बन गए, लेकिन सिर मोड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार भरे हुए हैं। तो कबीर जी इसमें कहते हैं कि असली वैराग्य मन को विकारों से मुक्त करना है, न कि सिर्फ शरीर का कोई रूप बदल लेना। फिर इसी तरीके से आप इसका भावार्थ लिख दें कि जो आपका ये दोहा था इसमें आडंबर छोड़कर आत्मशुद्धि की प्रेरणा दी गई है और ये भीतर का परिवर्तन ही सच्चा धर्म है, इसको कबीर जी ने बताया है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी आपको
दोहा दे दिया जाएगा, उसको आपको सेप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका जो दूसरा दोहा दिया गया है वो हरिचरणोचित राख्यो तो अभिप्राय हुई दिया गया है। ऐसे ही आपको कोई भी आपके जो सेप्रसंग दिए जाएंगे वे आपको दे दिए जाएंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसमें आपका सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने के बाद आपको व्याख्या करनी होती है कि जो भी आपके उसमें बातें कही है उस बातों को बताना होता है। फिर आपको एक भावार्थ लिखना है, जिसमें आपका जो भी उनका कहने का एक तरीके से जो संदेश था उस दोहे में उस संदेश को लिखना है। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कुछ शब्दों पर टिप्पणी के लिए पूछा गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सूरदास की भक्ति भावना, दूसरा आपका सूरदास आता है, थर्ड आपका मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आता है, फोर्थ आपका मैथिली शरण गुप्त आता है, फिफ्थ आपका गीत फरोश संवेद की मूल संवेदना आता है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले सूरदास की भक्ति भावना देखेंगे। तो जो आप सके आप जानते हैं, हमने अभी सूरदास के आंसर के बारे में लिखा, जिसमें हमने देखा जो सूरदास जी थे वे भक्ति काल के आपके एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और उन्हें सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति की भावना से ओतप्रोत रचनाएं की थी। और जो उनकी भक्ति भावना है वो विशेष रूप से वात्सल्य और माधुर्य रस में अभिव्यक्त होती है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में नंदलाल के रूप में देखा और जो माँ यशोदा के प्रति उनका वात्सल्य संबंध है उसका उन्होंने एक अत्यंत सुंदर चित्रण भी किया है। साथ ही जो सूरदास की जो भक्ति है वो आत्मसमर्पण की भावना से भरपूर थी। वे अपने को श्री कृष्ण का दास मानते थे और जो उनकी रचना है वो श्रवण कीर्तन स्मरण जैसी जो भक्ति के मार्ग है उन सभी को दर्शाती है। वे जो सूरदास जी थे वे आपके दृष्टिहीन थे, अर्थात वे अंधे थे। उन्होंने अपने अंतर मन की आंखों से ही श्री कृष्ण के रूप लीला और भाव को देखकर वे गाते थे, जिससे कि जो उनकी शक्ति थी वो और भी प्रभावशाली बनती थी। तो ये हमने आपका सूरदास की भक्ति भावना देख ली। अब हम आपका सूरदास का एक परिचय देख लेते हैं। जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो आपका 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग आपके 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और इनका जो जन्म हुआ था वो रायपुर, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसमें हुआ था। और वे अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख कवि थे और वल्लभाचार्य जी उनके गुरु माने जाते हैं। तो सूरदास जी की जो प्रमुख कृति मानी जाती है वो सूरसागर मानी जाती है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल विवाहों का वर्णन किया है। और जो साथ ही सूरदास ने साहित्य, संगीत और भक्ति के त्रिवेणी संगम को अपने काव्य में बखूबी पेराया है। थर्ड जो आपका ये हमने आपका सूरदास का एक छोटा सा परिचय देख लिया। थर्ड हम आपका जो मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय है उसको देख लेते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त वे एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। साथ ही उनके साहित्य में देशभक्ति, नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति, चरित्र चित्रण और मानवीय मूल्यों का सशक्त चित्रण मिलता है। साथ ही उन्होंने रामायण, महाभारत और इतिहास से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की। उनके कुछ प्रमुख काव्य है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और जयद्रथ वध आदि। और जो उनकी कविता थी वो शैली गंभीर, भावपूर्ण और नैतिक शिक्षा से भरपूर होती है। तो ये हमने आपका मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय देख लिया। अब हम आपका मैथिली शरण गुप्त देख लेते हैं। तो यही आपका इसमें ही लिखना है कि जो उनका जन्म हुआ था वो आपका 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हो गई थी। और उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक खड़ी बोली के प्रवर्तक भी माना जाता है और वे एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि थे और स्वतंत्र आंदोलन के समर्थक भी वे रहे थे। उन्होंने भारत से पद्म भूषण प्राप्त किया और साथ ही वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त हो गया। फिर हम आपका जो देख लेते हैं एंड आपका जो आपका फिफ्थ आता है वो आपका गीत फरोश कविता की मूल संवेदना आती है। जो आपकी गीत फरोश कविता ये आपका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो अपनी रचनात्मक भावना को बेचने के लिए विवश है। इसकी जो कविता वो कहती है कि कवि की विवशता, साहित्य की बाजारीकरण और भावनाओं के शोधों पर कविता की मूल संवेदना केंद्रित है। और इसमें कहा गया है कि जब कवि समाज की उपेक्षा और आर्थिक अभाव में घिर जाता है तो उसे अपने अंतरतम की भावनाओं को भी बाजार में बेचना पड़ता है। साथ ही कविता करुणा, प्रेरणा और विडंबना से भी भरी हुई है, जो पाठकों को संवेदनशील बना देती है। तो इतना सब लिखने के बाद मैंने ये आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो इसमें ही आपके कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स या पीडीएफ नहीं लेने हैं
तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार नोट्स या पीडीएफ ले लीजिएगा, आप पीडीएफ या नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन अपन एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।